हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 क्लैट चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो आज जो हमारा प्रेजेंट डे यूनाइटेड नेशन है वो कैसे बना, क्या क्या रोल्स हैं, क्या फंक्शन है, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, बहुत सारी लर्निंग्स मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं तो हम सबको एक बेसिक आइडिया है कि यूनाइटेड नेशन होता क्या है, राइट। तो आइए समझते हैं कि यूनाइटेड नेशन क्या है। तो यूनाइटेड नेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनी। तो वर्ल्ड वॉर का जो समय था 1939 से लेके 1945 तक चला और कई जाने गई इसके बीच में, बड़े बड़े कंट्रीज के बीच में जो सुपर पावर थी उस समय, यूएसएसआर, जापान, यूएस, सब इसमें भिड़ चुके थे और उसमें कई सारे लॉसेस हुए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड किया गया कि एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जो आगे आने वाले समय में रोकेगी, और जो मेन काम है वो है इंटरनेशनल पीस। द मेन पर्पस, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू स्कोर इंटरनेशनल पीस। तो ये मेन एजेंडा था, सिक्योरिटी इंप्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं ये है यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग। आज लगभग 196 कंट्रीज इसके मेंबर बन चुके हैं, 196 कंट्रीज मेंबर बन चुके हैं, सो दैट एवरीवन विल अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ओरिजिन्स एंड फाउंडिंग, तो जो पहले, अब ये अचानक से नहीं बना कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन्हें अचानक से याद आया कि हमें बनाना है। ये बात शुरू हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला 1914 से लेकर 1919 तक। जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है, लॉसेस उस समय भी हुए थे, तो तुरंत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। तो आप देख सकते हैं प्रीडेसेसर है लीग ऑफ नेशन, और गोल वही था। लेकिन यहाँ पे क्यों ये फेलियर हो गया, क्योंकि जो मेजर कंट्रीज थी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो यूएसए जैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, क्योंकि उस समय वही कंट्रीज बड़ी थी, आज भी वही बड़ी हैं, लेकिन आज और भी आ गई, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण से इट वाज अ ग्रेट फेलियर। तो लीग ऑफ नेशन नहीं चल पाया। तो ये है, आप देख सकते हैं फाउंडिंग चार्टर डॉक्यूमेंट है ये लीग ऑफ नेशन का। और गोल एजेंडा सब कुछ सेम था, लेकिन वहां पे कमी आई एक सपोर्ट की, एक पार्टिसिपेशन की, तो वो एक मिसिंग था। तो यहाँ पे देख सकते हैं फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, लीग ऑफ नेशन नहीं चल पाया। ठीक है, अब हुआ ये कि यहाँ पे जो है कितना सारा जब लॉस को देखा गया एट ऑल, तो फिर सारे लीडर्स ने डिस्कस किया कि भाई आने वाले जनरेशन में को ये सब नहीं फेस करना पड़े, आने वाले टाइम में ये सब हमें ना झेलना पड़े, इसलिए कैसी बॉडी बनाते हैं जो कि पीस को रिस्टोर करेगी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखेगी, so that everyone around the world will the member of this organization and will adhere, will accept the कंडीशंस टर्म्स मेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था उनका एजेंडा, ये था उनका मोटिव। उन्हें लगा कि भाई बहुत नुकसान हो चुका है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए आने वाले समय पे। तो यही एक कारण था कि उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया। तो ये देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर 2 का जो है, the people have celebrated victory, countries have celebrated victory, but deep inside they were burning, deep inside they were not happy. So this is a problematic situation at that point of time, और इसी के चलते ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। अब यहाँ पे देखते हैं फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस, अक्टूबर 24 1945, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी ऑफिशियल स्टैब्लिशमेंट हुई थी। ऑफिशियली इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये डेट आप देख सकते हैं, और यहाँ पे चार्टर को रेटिफाइड किया गया था, जितने भी मेजॉरिटी सिग्नेटरीज थे, और इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स बनाए गए थे, 5 परमानेंट मेंबर्स बनाए गए थे सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, और उनके पास होती है वीटो पावर। उसमें से एक रशिया भी है। और हाल ही में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, तो वो एक बड़ा फेलियर था यूनाइटेड नेशन का, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ ना कर सका, क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स, और रशिया ने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की और खुद के अगेंस्ट रिजोल्यूशन को डिसॉल्व कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा लूप होल रहा यूनाइटेड नेशन का, तो जो कि इस प्रोविजन के चलते पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, तो ऑल्दो 24 अक्टूबर 1945 इज द फाउंडिंग डेट। तो आप देख सकते हैं ये जो है
यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड को एक बेटर एरिया बना सकते हैं, बेटर प्लेस टू लिव, राइट। जैसे आजकल वर्क प्लेसेस में सर्टिफाइड होता है ग्रेट प्लेस टू वर्क, तो उसी प्रकार से एक सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जगह को एक बेहतर जगह बनाए ताकि सब कोई रह सकें। ठीक है, यूएन चार्टर बनाया गया। यूएन चार्टर में से हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं प्रियम्बल होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस का भी एक चार्टर बनाया गया, ट्रीटी बनाई गई और उसमें कुल मिलाकर 111 आर्टिकल्स लिखे गए थे। 111 आर्टिकल थे जो हाईलाइट कर रहे थे कि पर्पस क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी लोगों की, ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे, तो पूरा डिटेल में जो है इसे मेंशन किया, एक प्रॉपर चार्टर बनाया जिसको सारी मेंबर कंट्रीज ने साइन किया था। तो वंस यू बिकम सिग्नेटरी यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये उस समय का ये मोमेंट है जब यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ था और ये थी मेंबर कंट्रीज जिन्होंने मिलके उस समय साइन किया था। तो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ दैट टाइम व्हेन ऑल द मेंबर्स केम टुगेदर एंड साइंड द डॉक्यूमेंट, राइट। चलिए अब देखते हैं ऑर्गन्स ऑफ यूएन। यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं, तो 5 मेन ऑर्गन है, राइट। 5 मेन ऑर्गन है क्योंकि एक डिसॉल्व हो चुका है, तो टोटल 6 थे, अब 5 जो हैं एक्टिवली फंक्शनल हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं जनरल असेंबली। जनरल असेंबली आप देख सकते हैं फोटो में, ये है जनरल असेंबली जहां पे सारी मेंबर कंट्रीज इकट्ठा होती हैं फॉर अ पर्टिकुलर डिस्कशन। तो कभी भी जब जनरल असेंबली की मीटिंग होती है तो उसमें की इश्यूज डिसाइड किए जाते हैं, पूरा जो जनरली ग्लोब में चल रहा है, जैसे अलग अलग इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या और भी कोई मेजर इश्यूज हो गए, तो इन सारी चीज़ों को जनरल असेंबली में डिस्कस किया जाता है। ये है सिक्योरिटी काउंसिल। जैसा मैं आपको बता रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। इंडिया फिलहाल 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में आता है। तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल की तस्वीर। यहाँ पे सारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, जो भी वॉर चल रहा है या न्यूक्लियर वेपन को लेकर कोई डिस्कशन है, तो सारे सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस होते हैं। ये है इकोसॉक, ये है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये डिस्कस करती है जितने भी सोशल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं। तो इस ऑर्गन के अंदर कई कई इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जैसे हमारा यूनिसेफ भी इसी बॉडी के अंदर आता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस बॉडी के अंदर आता है। और यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को रिप्रेजेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है, वो भी इसी बॉडी के अंदर आता है, इसी ऑर्गन के अंदर आता है। तो इकोसॉक प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जहां पे सोशल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चर्चाएं होती हैं। ये है ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो काम था वो था जितने भी ट्रस्ट टेरिटरीज हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना और एक जनरल चीज़ों पर ध्यान रखना, लेकिन इसे इनएक्टिव कर दिया गया 1994 से। तो ये मैं बता रहा था कि अब 5 ही ऑर्गन फंक्शनल हैं। अब आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। तो यहाँ पे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एस्पेक्ट आता है जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात आती है। तो अब इसमें होता ये है कि यहाँ पे देखो टोटल 16 जजेस की बेंच होती है। आप देख सकते हैं 16 जजेस बैठे हैं, राइट। 16 जजेस की बेंच बैठती है इसमें। तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल इश्यूज पे डिस्कशन होता है, स्पेसिफिकली जब डिस्प्यूट होता है दो कंट्रीज के बीच में, राइट। क्योंकि हमारे नेचुरल सोर्सेज कुछ ऐसे हैं जो सब शेयर कर सकते हैं, जैसे हाई सीज हो गया, राइट। तो ये ऐसी सारी जगहों पे जब कोई कंट्री कंट्रोल करने की कोशिश करती है तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच को इशू सॉल्व करना आईसीजे का काम होता है। तो आईसीजे का जो हेडक्वार्टर्स है वो बाकी सारे ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, लेकिन इकलौता आईसीजे है जिसका हेडक्वार्टर्स हेग में है। हेग, और हेग कहाँ पे है, नेदरलैंड्स में। तो हेग नेदरलैंड्स में है इसका हेडक्वार्टर। और आखिरी जो ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। तो जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक सेक्रेटेरिएट होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का अपना सेक्रेटेरिएट है, तो सेक्रेटेरिएट इज द एग्जीक्यूटिव आर्म। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्क होते हैं वो सेक्रेटेरिएट के थ्रू एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फाउंडिंग डॉक्यूमेंट है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जैसे मैं बता रहा था, एक्सेप्ट आईसीजे सारे ऑर्गन्स का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसे भी 1945 में फॉर्म किया गया था, राइट। तो दिस इज अ फाउंडिंग डॉक्यूमेंट, की डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट।
की इवेंट्स, तो कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स यूनाइटेड नेशंस ने जो है अंडरटेक किए हैं. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. दिस इज अ डॉक्यूमेंट जो बहुत सारे कंट्रीज के लिए बेसिस बना उनके फंडामेंटल राइट्स डिफाइन करने के लिए. राइट, जैसे अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स थे जो 1787 में आए थे, जो अमेरिका ने डाले थे, और उसी बिल ऑफ राइट्स के पावर से कई सारी कंट्रीज ने अपने फंडामेंटल राइट्स को रीडिफाइन किया था, रीस्ट्रक्चर किया था. एंड वन ऑफ द मेजर डॉक्यूमेंट फॉर द ह्यूमन राइट्स नाउ इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. इसे 10th दिसंबर को अडॉप्ट किया गया था, 10th दिसंबर को 1948 में. ठीक है. दूसरा, कोरियन वॉर जब 1953 में हुआ था, यहाँ पे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को एक्वायर करने की कोशिश में था. उस समय यूनाइटेड नेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा, जब दे ट्राई टू हेल्प द अदर पार्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ. आप देख सकते हैं मैप में कैसे जो है रेड एरियाज हैं वो बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इन्वेड कर रहा था साउथ कोरिया में. तो समहाउ यूनाइटेड नेशन के एफर्ट से इस चीज को भी रोकी गई. थर्ड है सुइज कैनाल क्राइसिस. 1956 में जो है सुइज कैनाल की क्राइसिस हुई थी. यहाँ पे यूरोप इसको जो है इंटरनेशनलाइज नहीं करने दे रहा चाह रहा था. राइट, तो आप देख सकते हैं ये सुइज कैनाल है, बहुत पतली सी लेन होती है, इसी के बीच में सारी शिप्स गुजरती हैं. और एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे एवरग्रीन नाम की एक बड़ी सी शिप अटक गई थी सुइज कैनाल में, क्योंकि देखिए कितना पतला सा स्ट्रेट है ये. तो ये यूरोप का एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट इशू था इसमें लेकर, तो इसको भी इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाकर यूएन की मदद से सॉल्व किया गया. 21st सेंचुरी के कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट डिस्कस कर लेते हैं. MDG मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल बनाए गए यूनाइटेड नेशन के द्वारा, जो कि आज तक इफेक्टिव हैं. तो इसमें होता क्या है कि पॉवर्टी और लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के कुछ डिस्कशन हुए थे. 8 गोल्स बनाए थे, टोटल 8 गोल्स बनाए थे. तो ये 15 साल के उन्होंने डिफाइन किया था. उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आते हैं. इसमें कई सारी चीज़ थी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, पीस. तो ये जो भी ग्लोबल चैलेंजेस आते हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से सही करने का प्लान किए थे. 17 गोल्स बनाए थे, टोटल 17 गोल्स वर ड्राफ्टेड for this sustainable development goals. And till date the countries are trying to follow the sustainable development goal in order to improvise the situation of their country at the max. Right, so this is the complete story of United Nations. I hope you have liked it, and I would like to give one information that a new batch is coming. It's Manzil batch. और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड लगा सकते हैं. दिस इज माई कोड NAM80. NAM80, दिस इज माई कोड. यू कैन ज्वाइन. फुल फ्लेज क्लैट की प्रिपरेशन इसमें होगी. आई विल बी टेकिंग योर legal studies. I'll be taking your legal studies. So if you want at all to join, please do consider. So if you like the video of United Nations, please share with your friends and subscribe to our channel for more such content. Thank you. See you in the next video.